प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में अध्याय 12 विद्युत परिपथ पढ़ेंगे। यह लर्निंग आउटकम्स S609 के अंतर्गत देखेंगे। हम विद्युत का उपयोग बहुत से कार्यों में करते हैं। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत आपूर्ति न होने पर हम प्रकाश के लिए टार्च का उपयोग करते हैं। विद्युत सेल टार्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। इसका उपयोग अलार्म घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में किया जाता है। विद्युत सेल के ऊपर एक धन और एक ऋण रहता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। इनमें से धातु की टोपी वाला धनात्मक कोष्ठक में टर्मिनल सिरा एवं धातु के डिस्क वाला ऋणात्मक टर्मिनल सिरा होता है। विद्युत बल्ब टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है। धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के मध्य एक पतला तार होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार के बल्ब को तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल से बल्ब जोड़ने के लिए विद्युत तार के 4 टुकड़ों को प्लास्टिक आवरण हटाकर धातु के 2 तारों को विद्युत सेल से और दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ने पर बल्ब प्रदीप्त हो जाता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत परिपथ का यह एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह कोष्ठक में विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यह बल्ब दीप्तमान हो जाता है। तो यहाँ पर एक सेल है। सेल में आपको यहाँ बताया गया है कि 2 टर्मिनल होते हैं। धन यहाँ एक कार्बन की राड होती है, उसके ऊपर पीतल की एक टोपी लगी रहती है, कैप लगी रहती है और ये बाहरी धातु का आवरण ऋणात्मक का टर्मिनल का काम करता है। यहाँ पर बल्ब को जोड़ा गया है। धनात्मक टर्मिनल से इस तरह धनात्मक से धारा बहती हुई बल्ब के माध्यम से ऋणात्मक में जाती है। एक पूरा चक्र होता है। इसे हम संपूर्ण परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं और इस स्थिति में बल्ब जल उठता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, यानी बल्ब नहीं जलता। इस स्थिति में बल्ब का फ्यूज होना इसका एक कारण हो सकता है। तो बल्ब फ्यूज होगा इसलिए नहीं जलेगा, या फिर कभी कभी बीच में तार टूटा होगा या विद्युत परिपथ विच्छेद होगा, तब भी बल्ब नहीं जलता। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है, जैसे बल्ब के तंतु का खंडित होना, जिससे विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और बल्ब दीप्तमान नहीं होता। विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है, अर्थात बल्ब को जला सकती या बंद कर सकती है। हम 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्मोकॉल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच निम्न चित्र अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पर यह बनाया गया है। ये स्विच का कार्य करेगा। ये खुली कुंजी होगी और ये बंद कुंजी होगी। इस स्थिति में बल्ब जलेगा, ऊपर वाली स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। ये खुली कुंजी है
और इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। यदि हम इसको ऑन कर देंगे यानी कुंजी को बंद कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच एक रिक्त स्थान को भरता है। इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। इस स्थिति में बल्ब जल जाएगा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं होती तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता और ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता और इसे स्विच को हम कौन सी स्थिति कहते हैं? ऑफ स्थिति कहते हैं, बंद स्थिति कहते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक की पहचान करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस चित्र में बताया गया है, एक सेल है, सेल को बल्ब से जोड़ा गया और यहाँ पर ऋणात्मक सिरे से और धनात्मक सिरे से और बीच में हम जिसको चेक करना है, जिस पदार्थ को कि यह विद्युत रोधक है कि चालक, उससे जोड़ेंगे। यदि बल्ब जल जाएगा तो वह विद्युत सुचालक और नहीं जलेगा तो विद्युत रोधक पदार्थ कहलाया। उपरोक्त चित्र अनुसार बनाए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, कॉर्क की रबड़, कांच, चाबी, पिन, प्लास्टिक, लकड़ी आदि को बारी बारी से स्पर्श कराएंगे। यहाँ पर एक चाबी को स्पर्श कराया गया दोनों तारों से और हम देखेंगे कि कुछ वस्तुओं को रखने पर परिपथ में का बल्ब दीप्तमान हो जाता है, बल्ब जल जाता है। इस स्थिति में हम उन्हें सुचालक कहेंगे। कुछ में बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। इसका अर्थ है जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वह विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहे की कील, चाबी, पिन आदि। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत रोधक कहलाएंगे या विद्युत रोधी कहलाएंगे, जैसे लकड़ी, कागज आदि। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं तथा विद्युत तारें प्लग के ऊपरी भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत कुचालक का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम वर्कशीट 1। प्रश्न पहला, विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो आप जानते हैं सभी विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं जिन्हें हम धातु की टोपी वाला धनात्मक टर्मिनल सिरा कहते हैं और धातु की डिस्क वाले को हम ऋणात्मक टर्मिनल कहते हैं। विद्युत सेल को विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो विद्युत सेल में वास्तव में एक विद्युत रासायनिक पदार्थ भरा रहता है और यह रासायनिक पदार्थ क्रिया करता है जिसके द्वारा ही विद्युत सेल को विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत सेल का उपयोग अलार्म घड़ी, रेडियो, कैमरा या रिमोट आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल से विद्युत बल्ब को किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो विद्युत के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत परिपथ कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं और इस स्थिति में बल्ब जल रहा है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ की ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति का चित्र बनाकर व्याख्या कीजिए। तो जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। इस स्थिति को स्विच का ऑन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पहली वाली स्थिति ऑन की है और ये जो है ऑफ की है। तो ये ऑन स्थिति हो गई, पिन टच कर रहा है और इसमें नहीं कर रहा। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत दीप्तमान नहीं होता और ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान बंद नहीं होता। तब इस स्थिति में बल्ब स्विच किया और जो हम कहेंगे उसे ऑफ कहेंगे। तो ये ऑफ की स्थिति है और ये ऑन की स्थिति है। अब देखें प्रश्न 5वां, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? चित्र बना के बताइए। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो ये सेल में बताया गया है, ये धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। अगली वर्कशीट है 2।
प्रश्न है, विद्युत परिपथ में कभी कभी बल्ब दीप्तमान नहीं होता, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्तमान नहीं होता, इसका मतलब बल्ब फ्यूज हो गया है। या फिर विद्युत जो है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि तंतु उसका खंडित हो गया है, फ्यूज होने को जिसको बोलते हैं। या फिर कहीं पर जो सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं विद्युत विच्छेद हो रहा है। प्रश्न दूसरा है, विद्युत चालक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा की कील, चाबी, पिन आदि। अगला प्रश्न है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, इसका क्या कारण हो सकता है? तो अभी आपने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा, उसी का ही यह भी उत्तर उसी में होगा। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, इसका मतलब है विद्युत बल्ब फ्यूज है या उसका कहीं ना कहीं से विद्युत कनेक्शन विद्युत विच्छेद हो गया है। प्रश्न चौथा है, विद्युत स्विच किसे कहते हैं? स्विच ऑफ या ऑन में से किस स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा? तो विद्युत स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत और विद्युत रोधक पदार्थों की परिभाषा देते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, जैसे लोहे की कील, चाबी, पिन आदि। जो पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे विद्युत रोधक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज आदि। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट है। एक समान दूरी तय करने में निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाले व्यय और इनके उत्पन्न होने वाले गैसीय उत्सर्जन का विश्लेषण दिया गया है। इसको देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर चार वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक कार, पेट्रोल कार, डीजल कार और सीएनजी कार। विवरण है और इकाई है, अनुमानित खपत है और यहाँ पर चली गई दूरी है कि कितनी किलोमीटर में कैसे मतलब वो चली। तो यहाँ किलोमीटर में दूरी दी गई है, सभी में एक सी 120 किलोमीटर। अब कितना खर्च आया? इलेक्ट्रॉनिक कार में 12 यूनिट, पेट्रोल में 10 लीटर और इसमें 9 लीटर और इसमें 8 किलोग्राम सीएनजी में। लागत इसमें 7 रुपये का खर्चा आया, इसमें 95 का, इसमें 85 रुपये का और इसमें 60 रुपये का। कुल लागत कितनी हुई? ये हुई उसके रेट प्रति लीटर या प्रति यूनिट। अब यहाँ पर कुल कितनी लागत आई? 120 किलोमीटर चलने में इलेक्ट्रॉनिक कार से आई 84 रुपये, पेट्रोल कार से 950 रुपये, डीजल कार से 765 रुपये और सीएनजी कार से 480 रुपये का खर्च आया। अनुमानित गैस उत्सर्जन किलोग्राम CO2 पर किलोग्राम या लीटर में, तो 1, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, तो इतने इसमें गैस का उत्सर्जन हुआ। अब देखें हम इस टेबल को देखते हुए, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम लागत वाली यात्रा में किस में संभव है, यानी सबसे कम खर्चा किस में आया और सबसे ज़्यादा किस में आया। तो आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे कम खर्चा आया है 84 रुपये इलेक्ट्रॉनिक कार में और सबसे ज़्यादा किस में आया है? पेट्रोल कार में 950 रुपये में। तो इसका सबसे ज़्यादा खर्चा पेट्रोल में और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक। फिर अगला है सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन। तो सबसे अधिक गैस उत्सर्जन डीजल कार में और सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक कार में। टेबल में आप सारणी में आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या आप उपाय अपनाएंगे? तो प्रदूषण को कम करने के लिए हम सीएनजी गैस या एथेनॉल युक्त पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग करेंगे, साथ ही अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य भी करेंगे। अगला है, उपयुक्त में सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन किस यातायात के साधनों द्वारा हो रहा है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें चौथे प्रश्न में उपयुक्त में से पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं के साधन द्वारा हो रहा है, इसे आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। सबसे कम
किस में हो रहा है प्रदूषण कम? इलेक्ट्रॉनिक कार में, उससे ज़्यादा सीएनजी में, फिर पेट्रोल में और सबसे ज़्यादा डीजल कार में। तो उसमें टेबल के अनुसार आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 5वां है, उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है? तो इलेक्ट्रॉनिक कार में कोई भी प्रदूषण, बहुत कम मात्रा में प्रदूषण होता है। प्रश्न 6वां है, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो हाँ, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी वायु प्रदूषण हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है और इससे वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। अगला एक टेबल आपको भरना है। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिल यानी बिजली का जो बिल आया है उससे आपको ये आंकड़े भर लेना है पहले, और फिर उसके बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। हमने अपने अनुसार भर दिए हैं, आप लेकिन अपने अनुसार पूरे घर, जिस भी हर प्रत्येक बच्चा अपने घर में बिजली के बिल को यहाँ पर भरे। हमने 2-3 भर दिए हैं। जनवरी में खपत हुई 40 यूनिट, बिल आया 100 रुपये। फरवरी में 40 यूनिट 100 रुपये। मार्च में 30 यूनिट 80 रुपये। जब आप ऐसा भरोगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा आएगा आपका अप्रैल में और मई में, सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च होगी। अब देखेंगे हम प्रश्न पहला, किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यय वाला आया और किस महीने में कम? तो सबसे ज़्यादा आएगा मई और जून में, और सबसे कम आएगा जनवरी फरवरी में, क्योंकि ठंड होने लगती है। अगला है, क्या आप पता लगाने के लिए कोई कोशिश करेंगे कि जिन महीने में ऊर्जा बिल अधिक आया उसका कारण क्या है? तो हाँ, तो मई और जून में ऊर्जा बिल क्यों अधिक आया है? क्योंकि उस समय अधिक गर्मी होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, इसलिए हम पंखे, कूलर, एसी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए बिजली का बिल अधिक आता है। अब देखेंगे प्रश्न तीसरा, विभिन्न तरीकों से पता लगाइए कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा अपनाकर हम विद्युत लागत कम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन कमरों में या जहाँ भी हम उपयोग नहीं कर रहे, तो हम उन स्थिति में बिजली का, तो उस स्थिति में हम पंखों को या बिजली से चलने वाले उपकरणों को हम बंद कर दें, तो इससे भी बिजली बचत होगी। अगला है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल विद्युत, सौर ऊर्जा से भी, तापीय ऊर्जा से भी और नाभिकीय ऊर्जा से भी विद्युत प्राप्त होती है। 5वां प्रश्न है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का? विचार व्यक्त कीजिए। तो ऊर्जा खपत करने के लिए हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एलईडी बल्ब कम वाट से अधिक प्रकाश देता है और इससे विद्युत कम खर्च होती है। अगला है, ऊर्जा बचत उपयोग का दर्शाते हुए पोस्टर। तो आप जो भी पोस्टर बनाएं वहाँ पेस्ट कर दें अपनी पुस्तक में। फिर अब आते हैं टेस्ट में। स्व आकलन, इसमें आपको सही विकल्प चुन करके लिखना है। निम्नलिखित में से विद्युत रोधक कौन है? लोहा, तांबा, प्लास्टिक, ग्रेफाइट। तो कौन है? प्लास्टिक। अगला, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में लगा तंतु किसका बना होता है? कांच, रबर, लकड़ी या धातु? तो धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 4, 2, 1, 3। तो 2 होते हैं। विद्युत चालक पदार्थ है कांच, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, कागज। तो एल्युमिनियम। अगला है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? जूट की डोरी का, धातु के तार का, ऊन की डोरी का या नायलॉन की रस्सी का? तो हम किसका उपयोग करते हैं? धातु के तार का। सत्य असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में एक टर्मिनल होता है, आप जानते हैं कि 2 होते हैं, तो इसमें 1 लिखा है, इसलिए असत्य। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में जब शुरू में आपने देखा उसमें ऐसा एक प्रश्न आया था, तो अपन ने लिखा है कि विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, सत्य है। तांबा विद्युत का चालक है, सत्य है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तो गलत है। वो क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी या विद्युत कुचालक, असत्य।
प्रश्न तीसरा है, खाली स्थान भरिए। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसे स्विच कहते हैं। सही है, तो स्विच भर दीजिए या कुंजी भर दीजिए। एक विद्युत सेल में खाली स्थान टर्मिनल होते हैं 2। हमारा सेल विद्युत का खाली स्थान है तो सुचालक है हमारा शरीर। अगला है, वायु विद्युत की खाली स्थान है तो कुचालक है। अगर सुचालक होती तो हमें करंट लग जाता विद्युत का। फिर विद्युत तार बनाने के लिए सामान्यतः किन किन धातुओं का प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादातर तांबे का और एल्युमिनियम का ज़्यादा किया जाता है। अब हम सोना चांदी तांबा एल्युमिनियम कुछ किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम तार उपयोग में लाते हैं घरों में उसमें तांबे का या एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। तो वह अपने आप को विद्युत करंट से बचाने के लिए मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनता है, क्योंकि रबड़ विद्युत की कुचालक है या विद्युत रोधी है, इसलिए उसे करंट नहीं लगता। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।